अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें अपन पढ़ेंगे हेज अकाउंटिंग। हेज अकाउंटिंग दो तरीके का होता है, कैश फ्लो हेज एंड फेयर वैल्यू हेज। कैश फ्लो हेज, तो कैश फ्लो हेज में क्या करते हैं हम लोग, ये इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू मैनेज रिस्क फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में क्या होता है, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में अपना जो फॉरवर्ड रेट पे अपन एट द इंसेप्शन डेट ही हम लोग फॉरवर्ड रेट ले लेते हैं, ताकि अपना फॉरवर्ड रेट रिलेटेड जो भी रिस्क है वो मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो अपन इसके लिए पहला स्टेप है अपना, एट बैलेंस शीट डेट वी शुड वैल्यू मॉनेटरी आइटम एट क्लोजिंग रेट फॉर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन इवन वी हैव टेकन फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब इसमें क्या करेंगे, कैश फ्लो हेज में अपन जो क्लोजिंग रेट को डेट को रहेगा रिकॉर्ड, उसी रेट पे अपन लिखेंगे और डिफरेंशियल एक अमाउंट अपना कैश फ्लो हेज रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, अपना प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए होता है कि जो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस है एट द जो प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन बैलेंस शीट डेट है वो अपना दिखेगा। एंड जो बाकी जो एक्चुअल में है, एक्चुअली में कैश फ्लो हेज रिजर्व अकाउंट डेबिट क्रेडिट होकर नील हो जाएगा। जो एक्चुअल एबिलिटी जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए वही जाएगा। नेक्स्ट है, अगर लेबिलिटी इंक्रीज होता है तो अगर इंक्रीज होगा तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट हो जाएगा, अगर डिक्रीज होगा तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट हो जाएगा। और फॉरेन करेंसी लायबिलिटी यहाँ पे डेबिट कर देंगे, फॉरेन करेंसी लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। फिर कैश फ्लो हेज रिजर्व में उसको एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को ट्रांसफर कर देंगे। फिर बैलेंस शीट डेट, फिर यहाँ पे बैलेंस शीट डेट को अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे, उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे तो अपने पास दो ऑप्शन हो सकता है, या तो फेवरेबल वैल्यूएशन होगा या अनफेवरेबल वैल्यूएशन होगा। तो फेवरेबल वैल्यूएशन होगा तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स लिख देंगे, एंड अगर अनफेवरेबल वैल्यूएशन होगा तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स लिख देंगे। फिर अपने पास नेक्स्ट आएगा, जो बैलेंस शीट डेट को होगा तो एक्चुअल जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके लिए हम लोग अमोटाइज करेंगे। तो अमोटाइज करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट इनटू यूनिट। तो फॉरवर्ड रेट जो अपना रहेगा, फिर उसका है जो रेट जो स्पॉट रेट रहेगा इनटू यूनिट्स, जितना सपोज अगर 1 लाख यूएस डॉलर परचेज किए तो 1 लाख, और डिवाइड बाय जितना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सपोज जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के लिए है तो वो हो जाएगा, अगर क्वार्टरली बेसिस पे है तो इंटू 4 हो जाएगा। सपोज जैसे क्वार्टरली बेसिस पे 2 ईयर्स के लिए तो उस समय वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन इंटू कैसे पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश फ्लो हेज रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि नील हो जाएगा तो एट द एंड ये इसका बैलेंस नील हो जाएगा। फिर स्टेप 4 है, जब एक्चुअल डेट आएगा सेटलमेंट डेट, तो उस दिन अगर अपना डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स रहेगा तो पैसा कलेक्ट करेंगे, अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी रहेगा तो पैसा पे करेंगे। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट आता है फेयर वैल्यू एज। तो फेयर वैल्यू एज में क्या होता है, फेयर वैल्यू एज में क्या होता है, हम लोग जो अंडरलाइंग एसेट्स है उसका वैल्यू में चेंजेस करते हैं और बैलेंस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। सपोज यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखें, जैसे इन्वेंट्री है 1 kg सिल्वर का, एमसीएक्स पे जैसे अपना नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज होता है एनएससी बीएससी, उसमें अपना स्टॉक का ट्रेडिंग होता है, वैसे एक एमसीएक्स भी होता है जिसपे अपना स्टॉक का ट्रेडिंग होता है। तो वहां पे इन्वेंट्री सपोज 1 kg है सिल्वर का, उसका 2 महीने बाद रेट है 40,000, और अभी अगर एक्चुअल रेट आफ्टर 2 मंथ देखेंगे तो 38,000 है। तो ये एक्चुअल रेट जो अपना होगा ये स्पॉट रेट हो गया, ये जो एडवांस हो गया ये अपना फॉरवर्ड रेट हो गया। तो अभी करेंट डेट पे क्या करेंगे, करेंट डेट पे तो अपन हेजिंग किए हुए हैं, तो फिजिकल सेल कब करेंगे, आफ्टर 2 मंथ। तो आफ्टर 2 मंथ में बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू सेल्स, तो अपने पास बैंक अकाउंट 38,000 पे सेल करेंगे, और 2,000 क्या है, 2,000 फेयर वैल्यू हेज रिजर्व से आ जाएगा, और फेयर वैल्यू हेज रिजर्व पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास इसके बाद नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, इसमें अपना 3 है, फुल सेटलमेंट, जब अपना पैसा पूरा आ जाएगा उस समय हम अपन कैसे करेंगे सेटल। फिर उसके बाद है स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, इसको अपन पढ़ेंगे डिटेल में। और फिर अर्ली रिपेमेंट टू रिड्यूस द टर्म ऑफ रिपेमेंट, मींस कि हम लोग सपोज 5 ईयर का लायबिलिटी पेमेंट का टर्म था, लेकिन हम लोग अपन 3 साल में ही पे करके उसको कर दिए, तो उस केस में क्या करेंगे, तो जब फुल सेटलमेंट होगा तो रिपेड हो जाएगा कैश में, और रिमूव फाइनेंशियल लायबिलिटी डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल वे है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, इसमें क्या होगा, अपन इसमें अब देखेंगे कि जो स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है उसमें एग्जिस्टिंग लायबिलिटी जो रिस्ट्रक्चर्ड हुआ है वो 10% कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो 10% कंडीशन क्या है, 10% कंडीशन मतलब कि एग्जिस्टिंग वैल्यू से इसका 10% से फ्लक्चुएशन ज्यादा है या कम है।
तो अगर ये 10% कंडीशन से फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो अपना एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगाएंगे, और अगर 10% फेल कर जाता है तो अपना मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगाएंगे। तो अपन फिर अब इसको डिटेल्स में एक बार देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो हाउ 10% condition is tested? तो under 10% test we calculate fluctuation in carrying amount of existing liability as original EER। तो अपना जो ओरिजिनल EER पे आ रहा था उसके अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेट करके देखेंगे। तो कैसे कैलकुलेट होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर कैश आउटफ्लो अंडर ओरिजिनल EER और बुक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लायबिलिटी। तो जैसे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर रहेगा, ये तीनों कैश आउटफ्लो में इंक्लूड रहेगा, और उसके बाद जो बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट है वो उसमें से माइनस हो जाएगा तो डिफरेंस आ जाएगा। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस डिवाइड बाय कैरिंग अमाउंट करके देखेंगे इनटू अगर कितना है। अगर सपोज वो जैसे यहाँ पे 10% से ज्यादा है तो यहाँ पे एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग होगा, और यहाँ पे इस केस में 10% से कम है तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग होगा। ठीक है। फिर रूल्स इफ एक्सटिंग्विश, अगर एक्सटिंग्विश मॉडल अप्लाई करेंगे एसडीआर में तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है इसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे, और फेयर वैल्यू न्यू लायबिलिटी का इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और बाकी जो गेन एंड लॉस होगा उसको हम लोग पीएल में डायरेक्टली सेंड कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग ने एक्सटिंग लायबिलिटी को डेबिट किया, लॉस ऑन एक्सटिंग्विशमेंट बैलेंसिंग किया और न्यू लायबिलिटी को यहाँ पे डाल दिया। फिर मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे? तो मॉडिफिकेशन में करेंगे जो कैरिंग एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है उसका कैरिंग अमाउंट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसके जगह हम लोग उसी में ही एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट थर्ड केस आ गया अर्ली रिपेमेंट। तो अर्ली रिपेमेंट होगा तो जो लायबिलिटी होगा उसका पेमेंट हो जाएगा और बैलेंस अमाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है। और सेम केस में फाइनेंशियल कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी रहता है, तो अपना फिर फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो का फेयर वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद पेमेंट का इक्विटी कंपोनेंट दोनों का स्प्लिट ऑफ करेंगे और दोनों के स्प्लिट ऑफ करके ट्रांसफर कर देंगे और बाकी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे पेमेंट 11 लाख हुआ, 11 लाख करना था लेकिन फेयर वैल्यू है इतना, तो पेमेंट ऑफ इक्विटी बैलेंस फिगर हो गया। बैलेंस फिगर बाकी अमाउंट ये 90,880 हुआ। तो 90,880 में ये क्वेश्चन में दिया था, बाकी ये बैलेंसिंग फिगर हो गया और बैंक में इतना पेमेंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है अपना डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो फाइनेंशियल एसेट्स का डी रिकॉग्निशन कब होगा? 3 केस है। पहला कि फ्यूचर कैश फ्लो जो एसेट्स से आने वाला है वो सीज हो चुका है, या उसका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट ट्रांसफर हो गया थर्ड पार्टी को, या रिस्क एंड रिवार्ड थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हो गया है। और या हो सकता है कि कुछ पार्ट ऑफ द एसेट्स, सपोज 3 फ्लोर बिल्डिंग है तो 3 फ्लोर बिल्डिंग में 1 फ्लोर बिल्डिंग सेल हो गया, तो ये पार्ट ऑफ द एसेट्स भी सेल हो गया, तो पार्शियल डी रिकॉग्निशन भी अपन कर देंगे। तो इसमें करेंगे बैकिंग आउट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट्स, और जो बैलेंस अमाउंट है उसको हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। अब इसमें आता है रीपरचेज एग्रीमेंट। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग सेल कर देते हैं, फिर वापस से उसी एसेट्स को रीपरचेज एग्रीमेंट के थ्रू परचेज कर लेते हैं। तो इस केस में अपन क्या करेंगे? एसेट्स को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है। अगर परचेज एग्रीमेंट है लेकिन उस डी रिकॉग्नाइज रीपरचेज एग्रीमेंट में डी रिकॉग्नाइज कब नहीं करेंगे, उसके लिए भी अपन पास दो चीज है। अगर जो मनी है वो फिक्स होना चाहिए डेट ऑफ सेल को, और रीपरचेज जो होना चाहिए वो सेम एसेट्स का होना चाहिए। इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड डी रिकॉग्नाइज, मतलब या तो हो सकता है कि फिक्स नहीं हो, या रीपरचेज ऑफ सेम एसेट्स या सिमिलर एसेट्स नहीं हो, तब अपने एसेट्स डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सोल्ड एसेट्स। अगर अपने एसेट सोल्ड करते हैं और देन उसके बाद उसके लिए अपन ऑप्शन भी परचेज कर लेते हैं, देन उस केस में भी अपना डी रिकॉग्निशन नहीं होगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट विद एसोसिएट लायबिलिटीज। जैसे कि अपन डेटर्स को कहीं थर्ड पार्टी को सेल कर दिए और बोले कि उससे जो अमाउंट आने वाला है उसके ऊपर जो अगर कुछ भी रिस्क रहता है तो वो हम कवर करेंगे, तो उसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट्स कर देंगे और इन्वॉल्व एसेट्स टू एसोसिएटेड लायबिलिटी कर देंगे। अगर क्रेडिट रिस्क अराउज होता है तो एसोसिएटेड लायबिलिटी टू बैंक करेंगे और टू पीएनएल करेंगे। अगर नहीं रियलाइज होता है तो जस्ट एंट्री का रिवर्सल एंट्री पास कर देंगे। ठीक है। अर्ली कलेक्शन, जैसे अर्ली पेमेंट है सेम अर्ली कलेक्शन है, तो अर्ली कलेक्शन के टाइम में भी डिफरेंस अपना गेन एंड लॉस होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे ही अपन करेंगे।
नेक्स्ट है अपना पार्शियल रिकलेक्शन। पार्शियल क्या होता है, जैसे कि एडजस्टमेंट अगेंस्ट एसेट। पहला एडजस्टमेंट करेंगे, जो भी कैरिंग अमाउंट इन बुक्स रहेगा उसमें से फ्यूचर वैल्यू और फ्यूचर कैश आउटफ्लो, फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू जो रहेगा एज ऑन डेट उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर कैश फ्लो में से एडजस्ट करेंगे। और एडजस्टमेंट अगेंस्ट प्रीपेड एक्सपेंस, जो प्रीपेड एक्सपेंस जैसे कि अपना सपोज इंप्लॉय को लोन दिए है, लोन में से अमाउंट ट्रांसफर हुआ एंड उसका एडजस्टमेंट हो गया। सपोज 5 साल के लिए हम लोग लोन में का अमाउंट दिए थे, लेकिन अभी वो 4 साल में ही वापस रिपे कर दिया, तो इस केस में अपन अर्ली कलेक्शन हो गया, तो उसमें जो अमाउंट आएगा तो वहां पे ये दिखा देंगे और बाकी फाइनेंशियल एसेट्स दिखा देंगे। ठीक है, तो अपना पूरा इंड एस 109 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगर कुछ भी क्वेरीज है तो, और एक पॉइंट और है, स्टॉक इन ट्रेड से जो शेयर ब्रोकिंग कंपनीज है वहां पे उनके इन्वेंट्रीज के लिए इंडेस 2 अप्लाई नहीं होगा, उन पे क्या अप्लाई होगा, इंडेस 109। ये अपना इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में नया क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, तो इसको अपन ध्यान देना है। तो इस केस में इंडेस 109 होगा, इंडेस 2 अप्लाई होता है सब इन्वेंट्री पे एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अपन यहाँ तक सारा कंप्लीट हो गया, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।